साथियों, इससे पूर्व की क्लास के अंदर हम पद परिचय के बारे में पढ़ रहे थे, जो कक्षा 12 के अंदर 2 नंबर का टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। उसी पद परिचय के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए उससे पहले पूर्व के बारे में आपको बता दूं मैं कि हमने पढ़ा पद परिचय किसे कहते हैं, और पद परिचय जो है वो उसके भेद विकारी और अविकारी के रूप में, और उनमें हमने विकारी जो है वो 4 संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और अविकारी भी 4 थे, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। और उसमें फिर हमने संज्ञा पद परिचय के बारे में पढ़ लिया था। संज्ञा पद परिचय तक हमने टॉपिक इससे पूर्व की कक्षा के अंदर किया था। अब उसको आगे बढ़ाते हैं। तो दूसरा विकारी आता है सर्वनाम पद परिचय। सर्वनाम पद परिचय करते समय हमें सबसे पहले ये बात ध्यान में रखनी है, पूर्व भी मैं आपको बता चुका हूँ कि सर्वनाम पद परिचय जब हम करेंगे तो हमें 4 बिंदु लिखने पड़ेंगे। 4 बिंदु जो है वो लिखने पड़ते हैं। सर्वनाम का जब पद परिचय किया जाता है तो उसमें हम 4 बिंदु लिखते हैं। और अब बात ये आती है कि वो 4 बिंदु क्या क्या लिखेंगे हम। तो उसमें हम सबसे पहले लिखते हैं 1 नंबर पे सर्वनाम का भेद। 1 नंबर बात ये लिखी जाती है सर्वनाम का भेद। 2 नंबर वही जो बाकी वही रहेगा जो संज्ञा पद परिचय के अंदर हम लिख रहे थे, यानी 2 नंबर लिंग, 3 नंबर वचन, और 4 नंबर पे हम लिखेंगे क्रिया से संबंध। ये 4 बातें जो हैं वो लिखनी होती है। सर्वनाम का भेद, लिंग, वचन और क्रिया से संबंध, ये 4 बातें लिखेंगे। तो सर्वनाम का भेद, सबसे पहली बात आती है सर्वनाम का भेद। तो सर्वनाम के भेदों की बात अगर हम करें तो सर्वनाम के भेद हमारे सामने हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और 5वां है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और 6ठा है संबंधवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 प्रमुख भेद माने जाते हैं। इन 6 भेदों में से जो भी उस वाक्य के अंदर सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है उसके बारे में हम लिखेंगे। तो परीक्षा के अंदर जैसे मान लो एक वाक्य आ गया कि वह पुस्तक पढ़ता है। वाक्य ये आया कि वह पुस्तक पढ़ता है। तो वह पुस्तक पढ़ता है वाक्य आया परीक्षा के अंदर, और उसमें वह को रेखांकित कर दिया गया और पूछ लिया गया कि रेखांकित पद का पद परिचय कीजिए। तो हम रेखांकित पद का पद परिचय करेंगे। तो कल की क्लास में जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी रेखांकित शब्द हो उसमें सबसे पहले हम ये बात जो है वो उससे पूछेंगे, या हम कहें कि सबसे पहले हमें जिस बात का पता लगाना है वो ये है कि हम ये पता लगाएंगे कि वो है क्या। सबसे पहली बात, हमारा सबसे पहला प्रश्न जो होगा वो यही होगा कि वो है क्या। तो यह यहाँ जो वह शब्द आया है, ये वह शब्द जो है वो है क्या। अब हमें ये नहीं देखना है, क्योंकि इसमें तो हमने लिख दिया पहले कि भी सर्वनाम का भेद, क्योंकि सर्वनाम हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ सर्वनाम ही मैंने लिखा होगा। अगर मान लो संज्ञा हो, विशेषण हो, क्रिया हो, तो वहाँ ये पता नहीं होगा हमें कि ये है क्या। तो सबसे पहले जो भी वाक्य लिखा हुआ हो, वहाँ जिसको भी रेखांकित किया गया हो, उसमें हम सबसे पहले जो बात पूछेंगे वो यही पूछेंगे कि ये है क्या, यानी वह है क्या। तो यहाँ वह शब्द जो है वो क्या है। तो क्या संज्ञा है क्या ये वह शब्द? नहीं है। तो विशेषण है? नहीं है। क्रिया है? नहीं है। तो क्या है वह? तो वह शब्द जो है, यहाँ हमें पता लगा कि वह शब्द जो है वो क्या है? सर्वनाम है। क्योंकि संज्ञा के स्थान पे जो काम आते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। यानी संज्ञा के दोहराव को जो कम करते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ वह जो है वो सर्वनाम है। तो इसका जब हम पद परिचय करेंगे तो हमें 4 बातें लिखनी पड़ेंगी। और वो 4 बातें कौन सी? सबसे पहले सर्वनाम का भेद। सबसे पहले हम लिखेंगे सर्वनाम का भेद। तो यहाँ इन 6 भेदों में से
ये जो सर्वनाम के भेद हैं, इन 6 भेदों में से यहाँ ये वह शब्द जो है वो किस भेद के अंतर्गत आ रहा है, ये हमें देखना है सबसे पहले कि ये वह शब्द जो है वो सर्वनाम के कौन से भेद के अंतर्गत है। तो वह शब्द जो है वो क्या पुरुषवाचक सर्वनाम है या निजवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनाम है या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है या प्रश्नवाचक सर्वनाम है या संबंधवाचक सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है। तो हमें यहाँ पता चला कि वह जो है वो क्या है, यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो हम लिखेंगे इसका उत्तर, जब हम परीक्षा के अंदर लिखेंगे तो हम लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे सर्वनाम पद परिचय। सबसे पहले हम लिखेंगे सर्वनाम पद परिचय और उसके बाद में क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1 नंबर पे क्या, सर्वनाम का भेद। तो सर्वनाम का भेद यहाँ कौन सा है, हम लिख देंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। 1 नंबर बाद लिखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम है। 2 नंबर बाद क्या लिखी जाएगी, लिंग, कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो वह पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ता है इसका मतलब यह वह क्या है, वह है पुल्लिंग, तो हम लिख देंगे पुल्लिंग। ठीक है। 3 नंबर बाद जो लिखी जाएगी वचन। तो वचन कौन सा है, ये वह एक वचन है या बहुवचन है। तो वह पुस्तक पढ़ता है यानी अकेला ही पढ़ रहा है, तो एक वचन, एक वचन ये लिख देंगे। उसके बाद में क्रिया से संबंध, तो यहाँ क्रिया क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना से ये इसका संबंध क्या है, तो हम लिखेंगे ये पढ़ना क्रिया का करता है। तो हम लिख देंगे पढ़ता या पढ़ना क्रिया का करता, पढ़ता क्रिया का करता है। तो ये इस प्रकार से परीक्षा के अंदर हमें लिखना पड़ेगा, यानी इसका उत्तर जो लिखा जाएगा वो ये होगा इसका उत्तर। तब जाकर के हमें 2 नंबर मिलते हैं कि हम ये लिखेंगे कि सर्वनाम पद परिचय, यानी हम क्या कर रहे हैं, सर्वनाम पद परिचय कर रहे हैं, उसमें ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है और पढ़ता क्रिया का करता है। तो इस प्रकार से ये सर्वनाम का पद परिचय हमें परीक्षा के अंदर करना है। उसके बाद में हम बात करते हैं अगला, ये सर्वनाम पद परिचय हुआ, उसके बाद में है विशेषण पद परिचय। विशेषण पद परिचय जब करेंगे तो विशेषण पद परिचय के अंदर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि विशेषण होता क्या है। विशेषण क्या है, तो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। तो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और विशेषता किन किन आधार पर बताते हैं वो उसके भेद हो जाते हैं। तो भेद कौन कौन से हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संबंधवाचक विशेषण। मुख्य तो भेद ये 4 हैं इसके, कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संबंधवाचक विशेषण। इसके अलावा 2 और भेद माने जाते हैं, वो है प्रश्नवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये 2 और भेद माने जाते हैं। तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संबंधवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, इस तरीके से ये भी 6 भेद हो जाते हैं विशेषण के। 6 ही थे इसके। पुरुषवाचक के अंदर पुरुष का भाव हो और इसमें भी इसके 3 उपभेद और मान लिए जाते हैं संस्कृत के अनुसार या हिंदी में भी। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक, ये हिंदी में माने जाते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। निजवाचक में स्वयं के बारे में बताया जाए, निश्चयवाचक के अंदर निश्चितता का बोध हो, अनिश्चयवाचक के अंदर अनिश्चितता, प्रश्न के अंदर प्रश्न पूछने का भाव, संबंधवाचक के अंदर संबंध दर्शाया जाए। तो ये छोटी क्लास की बातें हैं, पहली दूसरी क्लास से ही हम इन चीज़ों को पढ़ते आ रहे हैं। तो इनके बारे में विस्तार से अगर हम करें तो काफ़ी समय लग जाता है इसमें, तो मैं आपको ऊपरी तौर पर बता रहा हूँ। तो ये गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संबंधवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, ये 6 इसके भेद विशेषण के आ जाते हैं। अब इसका परीक्षा के अंदर अगर प्रश्न आ जाएगा तो हम इसका पद परिचय कैसे करेंगे, तो इसमें भी
जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि 4 बातें लिखनी होंगी और एज इट इज़ ऐसी की ऐसी होगी। पहली इसके अंदर होगी, यहाँ सर्वनाम का भेद था, यहाँ विशेषण का कर रहे हैं तो हम लिख देंगे विशेषण का भेद। सबसे पहले लिखा जाएगा विशेषण का भेद, दूसरे में लिंग, तीसरा वचन, और चौथी बात जो है वो क्रिया से संबंध न होकर के यहाँ विशेष्य बताया जाएगा। जहाँ यह किसकी विशेषता बता रहा है वो उस विशेष्य के बारे में बताया जाएगा, उस विशेष्य से संबंध बताया जाएगा, विशेष्य से संबंध दिखाया जाएगा। यहाँ पे यहाँ क्रिया से संबंध न होकर के विशेष्य से संबंध बताया जाएगा। इतना सही अलग होगा, बाकी इसी की तरह होगा। जैसे मैं एक वाक्य लिख देता हूँ, एक वाक्य लिखे हम कि राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। तो यहाँ अच्छा शब्द को अगर रेखांकित कर दिया गया है और वो पूछ ले कि रेखांकित शब्द का पद परिचय कीजिए, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमारा प्रश्न क्या रहेगा कि ये अच्छा शब्द है क्या, है क्या, पहला सवाल यही रहेगा हमारा कि है क्या। तो हम, क्या ये संज्ञा है, क्या ये सर्वनाम है, क्या है ये, तो ये विशेषण है यहाँ पे, क्योंकि ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि वह लड़का अच्छा है, लड़के की विशेषता है कि वो अच्छा है, तो यहाँ ये विशेषण है। अब विशेषण है तो विशेषण पद परिचय करेंगे हम इसका, तो हम लिख देंगे यहाँ विशेषण पद परिचय, विशेषण पद परिचय लिखेंगे। अब विशेषण पद परिचय जब हम कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 4 बातें लिखनी पड़ेंगी। कौन कौन सी, विशेषण का भेद, लिंग, वचन और विशेष्य से संबंध, ये 4 बातें हमें लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विशेषण का भेद, यानी इनमें से ये कौन से भेद के अंतर्गत आता है, क्या ये गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, संबंधवाचक विशेषण है, प्रश्नवाचक विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है। यहाँ संख्यावाचक के भी 2 और उपभेद हो जाते हैं, परिमाण के भी 2 उपभेद और हो जाते हैं, यानी निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। परिमाण जो है वो निश्चित और अनिश्चित 2 और उपभेद हो जाते हैं इनके। बाकी हम इसको देखते हैं कि अच्छा कौन से भेद के अंतर्गत आएगा, तो अच्छा जो है वो गुणवाचक विशेषण है, यानी गुण है ना ये, इसलिए हम लिख देंगे, पहला पॉइंट हमारा होगा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। 2 नंबर पे हम लिखेंगे कि लिंग क्या है, तो पुल्लिंग। वचन क्या है, एक वचन। अब चौथी बात लिखी जाएगी कि विशेष्य से संबंध बताया जाएगा। तो यहाँ विशेष्य क्या है, यहाँ विशेष्य है लड़का, तो हम कहेंगे लड़का विशेष्य का विशेषण, लड़का विशेष्य का विशेषण। यानी ये 4 बातें लिखनी पड़ेंगी हमें कि गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है और लड़का विशेष्य का विशेषण है। इस प्रकार से हम विशेषण पद परिचय करेंगे। उसके बाद में बात करते हैं हम क्रिया पद परिचय के बारे में। तो क्रिया के बारे में अगर हम बात करें तो किसी भी काम का होना या पाया जाना, किसी भी काम का होना या पाया जाना जो है वो क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। या किसी भी धातु के आगे ना लगने पर वो क्रिया बन जाता है। अब क्रिया जो है, क्रिया क्रम के आधार पर 2 उपभेद माने जाते हैं, क्रिया के 2 भेद माने जाएंगे क्रम के आधार पर, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक, स का मतलब होता है साथ और अ का मतलब होता है नहीं। स का मतलब साथ और अ का मतलब होता है नहीं, यानी जहाँ कर्म साथ में हो तो वो तो क्या कहलाएगा, सकर्मक कहलाएगा, और जहाँ कर्म साथ नहीं हो तो वो क्या कहलाएगा, अकर्मक कहलाएगा। यानी कर्म साथ में है तो सकर्मक और कर्म नहीं है तो फिर अकर्मक। इस प्रकार से पता लगाएंगे हम। और दूसरी बात, अगर शॉर्ट रूप से अगर हम सामान्य तौर पर देखते ही हमें अगर पता लगाना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मैं आपको बताता हूँ। जैसे अमन पुस्तक पढ़ता है, अमन पुस्तक पढ़ता है।
अब हमें सहकर्मक और अकर्मक की यदि पहचान करनी है तो इसका एक बहुत ही अच्छा तरीका है, और वो क्या है, इसका बहुत ही अच्छा तरीका है वो क्या है कि हमें सबसे पहले जो कर्ता है, जो भी वाक्य के अंदर सहकर्मक और अकर्मक का यदि हमें, क्योंकि आमतौर पर बच्चे जो है वो इसमें पहचान नहीं कर पाते हैं कि भी सहकर्मक है या अकर्मक है, तो इसका सीधा तरीका ये है कि हमें क्या करना है, जो भी वाक्य के अंदर जो कर्ता है उस कर्ता को कट कर देना है। हमें कर्ता को क्या कर देना है, कट कर देना है। ये मानना है वाक्य के अंदर के कर्ता है ही नहीं, कर्ता नहीं है, ऐसा मान करके हमें चलना है। और उसके बाद क्या, किसे और किसको, क्या क्या, किसे और किसको, ये तीन बातें ध्यान में रखनी है। क्या, किसे और किसको, ये तीन बातें ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, इनसे हमें प्रश्न पूछना है, यानी क्रिया से प्रश्न पूछेंगे हम। कर्ता को तो कट कर देंगे, ये मानेंगे कि कर्ता है ही नहीं वाक्य के अंदर, और फिर उसके बाद हम क्रिया से प्रश्न पूछेंगे कि अब अमन को हमने कट कर दिया, पुस्तक पढ़ता है, तो हम कहेंगे क्या पढ़ता है। क्रिया से हम प्रश्न करेंगे क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। उत्तर मिल रहा है ना, जवाब, हमें जवाब क्या मिला, पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। तो इसका मतलब यहां कौन सी क्रिया हो गई, सहकर्मक क्रिया हो गई। इसी को मैं अगर ऐसे लिख दूं कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यहां उड़ने का काम कौन कर रहा है, पक्षी कर रहा है। इसको कट कर दो आप, सबसे पहला कर्ता को कट करो, और करने के बाद में क्रिया उड़ना है, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, उड़ना का हो रहा है। तो इससे प्रश्न पूछो, क्या, किसे, किसको। क्या उड़ता है, नहीं आया जवाब। किसे उड़ता है, किसको उड़ता है, कोई जवाब नहीं आया। अब आप ये मत सोचिए कि क्या उड़ता है, पक्षी उड़ता है सर, जवाब मिल रहा है ना, पक्षी उड़ता है। नहीं, पक्षी को तो हमें कट ही कर दिया, जो काम कर रहा है, करता है, उसको तो हमें नहीं मान करके चलना है कि ये है ही नहीं यहाँ पे, तो उसको कट कर दिया हमने, पक्षी को माना ही नहीं कि यहाँ पे है ही नहीं। ये तो हम सीधा क्रिया से प्रश्न पूछेंगे, बाकी वाक्य जो बचा है उसमें से उत्तर मिलना है हमें। तो हमने पूछा क्या उड़ता है, नहीं मिला। किसे उड़ता है, नहीं मिला। किसको उड़ता है, नहीं मिला। तो इसका मतलब ये क्या है, अकर्मक क्रिया। सीधा सा सरल सा तरीका है, कर्ता को कट करो और बाकी जो वाक्य है उसमें क्रिया से आप प्रश्न पूछो, और अगर उत्तर मिल जाता है तो वो सहकर्मक, और उत्तर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक क्रिया मानी जाएगी। तो कर्म के आधार पर क्रिया दो हो गई, सहकर्मक और अकर्मक। अब इसी में अपन जैसे मान लो इसी वाक्य को लेकर के चलते हैं कि इसका जब हम पद परिचय करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो यह पक्षी आकाश में उड़ता है। अब जैसे मान लो ये पक्षी को ये अंडरलाइन कर दिया, या पक्षी को नहीं, सॉरी, क्रिया का कर रहे हैं हम, तो उड़ता है इसको अंडरलाइन कर दिया, या पढ़ता को अंडरलाइन कर दिया। अब हमें पूछेगा रेखांकित करने के बाद कि रेखांकित पदों का पद परिचय कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा काम एक बिंदु होगा क्रिया का भेद। पहला बिंदु होगा क्रिया का भेद, दूसरा होगा लिंग, तीसरा वचन, और चौथा जो होगा वो होगा कर्ता से संबंध। यहां अब तक हम जो कर रहे थे वो क्रिया से संबंध कर रहे थे, लेकिन यहां क्रिया ही प्रयुक्त हुई है, इसलिए हम क्या कहेंगे, कर्ता से संबंध मानेंगे, कर्ता से संबंध पूछेंगे। अब तक क्रिया से संबंध पूछा हमने, यहाँ क्या, क्रिया से संबंध, यहाँ विशेष से संबंध, और इस क्रिया के अंदर क्या होगा, क्रिया तो वो है ही, तो क्रिया से संबंध क्या होगा उसका, इसलिए यहां हम प्रश्न क्या पूछेंगे, कर्ता से संबंध पूछेंगे। तो जब हम लिखेंगे तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे, ऊपर लिख देता हूं मैं, सबसे पहले हम जो बात लिखेंगे वो लिखेंगे क्रिया पद परिचय। सबसे पहली बात लिखेंगे हम क्रियापद परिचय, और उसमें सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, क्रिया का भेद। सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा क्रिया का भेद। और क्रिया का भेद जब हम इसमें लिखेंगे तो क्रिया का भेद जो है वो क्या होगा, तो इनमें से हमें देखना है कि कौन सा भेद आएगा क्रिया का भेद। तो सहकर्मक और अकर्मक यानी क्रम के आधार पर जब हम देखेंगे तो इसमें अकर्मक क्रिया है तो हम लिख देंगे
अकर्मक क्रिया, पहला पॉइंट हो जाएगा अकर्मक क्रिया। दूसरा हम लिखेंगे लिंग, तो इसमें क्या है, पक्षी आकाश में उड़ता है, तो उड़ता है तो मतलब पुल्लिंग। और उसके बाद तीसरा लिखेंगे वचन, पक्षी आकाश में उड़ता है यानी एक वचन, उड़ते हैं तो फिर बहुवचन हो जाता। और फिर उसके बाद चौथा जो है कि कर्ता से संबंध बताना पड़ेगा। यहाँ कर्ता पक्षी है तो हम लिखेंगे पक्षी कर्ता की क्रिया, पक्षी कर्ता की क्रिया। तो यहाँ ये पक्षी जो शब्द है वो करता है, उसके लिए ये क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुआ है, ऐसा हम लिखेंगे। इसके बाद में अगर हम बात करें तो एक प्रेरणार्थक क्रिया, इसके रचना के आधार पर और भी भेद हो जाते हैं, जिनमें प्रेरणार्थक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, ये इसके अन्य भेद हो जाते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के अंदर क्या होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से कार्य करवाता है, प्रेरणा देता है, तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया मान ली जाती है। जहाँ कर्ता खुद नहीं काम करके किसी दूसरे से करवाता है, जैसे मालिक ने नौकर से कार साफ करवाई, तो यहाँ मालिक स्वयं ने करके नौकर से कार्य करवा रहा है, तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया मान ली जाएगी। पूर्वकालिक क्रिया के अंदर क्या होगा कि दो क्रियाएं जो हैं वो एक साथ होंगी, दो क्रियाएं होंगी एक साथ, और उनमें से एक क्रिया जो है वो पहले ही पूर्ण हो जाएगी और पहले पूर्ण होने के बाद में दूसरी क्रिया शुरू होगी। एक क्रिया होने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाएगी। तो वहाँ जो पहली क्रिया है, पहले जो काम हो रहा है, वो किसके अंतर्गत आएगा, पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। जैसे अमन दूध पीकर सो गया, अब पहले तो उसने क्या किया, दूध पिया, और दूध पीने के बाद यानी पहली क्रिया खत्म हुई उसकी, सो गया, दूसरी क्रिया प्रारंभ होगी, सो गया वो, यानी एक साथ दो क्रियाएं होती हैं और एक क्रिया पूर्व में खत्म होने के बाद दूसरी प्रारंभ होती है, तो वहाँ वो पूर्व वाली जो क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। उसके बाद में बात आती है संयुक्त क्रिया की, तो संयुक्त क्रिया के अंदर दो क्रियाएं जो हैं वो एक साथ होंगी, और दो क्रियाएं जब एक साथ होंगी तो वहाँ क्या होगा, संयुक्त क्रिया मान ली जाएगी। जैसे हम बात करें, मैंने खाना खा लिया, क्या कहा, मैंने खाना खा लिया। अब यहाँ मैंने खाना खा लिया, खाना भी है इसमें क्रिया और लिया, लेना भी क्रिया है, तो दो क्रियाएं एक साथ हो रही है, तो यहाँ संयुक्त क्रिया मान ली जाएगी। तो इस प्रकार से ये 3 और 1 संज्ञा पद परिचय, इस प्रकार से ये 4 जो है वो तो हैं विकारी पद परिचय की जब हम बात करते हैं तो उसमें संज्ञा पद परिचय, सर्वनाम पद परिचय, विशेषण पद परिचय और क्रिया पद परिचय, ये 4 जो है वो तो विकारी पद परिचय के अंतर्गत आती है। और इसके अलावा जो अब हम बात करेंगे जिनके बारे में वो अविकारी के अंतर्गत आती है। हाँ, तो अब तक हमने पढ़ा कि विकारी के बारे में, और ये जो है वो अविकारी 4 जो है वो अविकारी पद परिचय के अंतर्गत आते हैं, जिनमें पहला है विस्मयादि बोधक, दूसरा है क्रिया विशेषण, तीसरा है संबंध बोधक और चौथा है समुच्चय बोधक। ये जो है वो अविकारी के अंतर्गत आते हैं, इनमें विकार उत्पन्न नहीं होता, या हम इसको अव्यय भी कह सकते हैं, यानी अव्यय, अ माने नहीं, व्यय माने खर्च होना, जो खर्च नहीं होते हैं वो अव्यय के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ विस्मयादि बोधक, या हम साधारण, अब इनमें मैंने आपसे ये कहा था कि 2-2 पॉइंट आपको लिखने हैं, 2-2 बिंदु लिखने पड़ेंगे आपको। इसका अगर पद परिचय आ जाता है कहीं तो हमें 2-2 बिंदु लिखने पड़ेंगे। तो बात करें हम विस्मयादि बोधक अव्यय की, इसकी तो हमें सीधी पहचान है कि ये जो जहाँ भी होगा उसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ होगा। विस्मयादि बोधक चिन्ह जहाँ होगा वहाँ विस्मयादि बोधक अव्यय होगा वो। जैसे ओह है, वाह, जैसे वाह है, ओह है, उफ है, ये जो है वो विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आएंगे। जैसे ये वाक्य लिख दिया हमने कि वाह कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। अब यहाँ वाह का अगर हमें पद परिचय करना आ गया तो हम क्या करेंगे, वाह, इसमें 2 ही पॉइंट लिखने हमें और दोनों इससे संबंधित है। पहला लिखेंगे कि ये जो है वो चीज़ लिखनी है, विस्मयादि बोधक अव्यय। पहली बात तो हम ये लिख देंगे कि ये विस्मयादि बोधक अव्यय है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे
कि किस भाव को ये प्रकट कर रहा है, वाह कितना सुंदर है, तो ये आश्चर्य के भाव को प्रकट कर रहा है, आश्चर्य प्रकट करना या करने का भाव, यानी आश्चर्य प्रकट करने का भाव यहाँ दिया गया है। तो ये तो बहुत ही सरल है, विस्मयादि बोधक अव्यय यानी विस्मयादि बोधक अव्यय है और आश्चर्य का भाव प्रकट कर रहा है, ये दो ही बातें इसमें लिखनी है। उसके बाद में बात करें हम क्रिया विशेषण की, तो क्रिया विशेषण में भी हमें दो ही बातें लिखनी है। क्रिया विशेषण जो है वो उसके 4 उपभेद होते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ये इसके 4 उपभेद होते हैं। एक वाक्य के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे गीता तेज दौड़ती है, गीता तेज दौड़ती है। अब यहाँ तेज शब्द का यदि पद परिचय करना हमारे परीक्षा के अंदर पूछ लिया जाता है तो यहाँ तेज क्या है, तो यहाँ तेज जो है वो किसकी विशेषण शब्द है, लेकिन विशेषता किसकी बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये विशेषण न होकर के ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। और क्रिया विशेषण है तो हमें क्रिया विशेषण के आधार पर इसके पद परिचय करने और उसमें 2 ही बातें लिखनी है। तो हम सबसे पहली बात लिखेंगे कि क्रिया विशेषण अव्यय, वही बात आ जाती है, इसमें लिखा हमने विस्मयादि बोधक अव्यय और इसमें पहला पॉइंट इसी के नाम से आएगा क्रिया विशेषण अव्यय। अगर हम ज़्यादा गहराई में जाएं तो इसके उपभेद के बारे में भी लिख सकते हैं कि भाई ये तेज शब्द जो है ना वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो हम इसमें यह भी लिख सकते हैं कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण ऐसा भी लिख सकते हैं। और इस रीतिवाचक को न लिखें हम, यानी इसके भेद को न लिखें और सीधा ही क्रिया विशेषण लिख दें तो भी हमारा परीक्षा में गलत नहीं होगा, सही माना जाएगा। तो क्रिया विशेषण अव्यय है। और दूसरी बात जो हम लिखेंगे कि किसकी विशेषता बता रहा है,